हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी 12 मार्च 2025 को हिंदी का पेपर है और इस हिंदी पेपर के लिए रामबाण पेपर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि आपको 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में हुआ यहां से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इस क्लास में हम हिंदी के एक संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। जो प्रश्न पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक रामबाण पेपर है जहाँ से आपको 12 मार्च 2025 के पेपर में हुबहू यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। चाहे जो भी ग्रामर से रिलेट में यानी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, गद्यांश पद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आने वाले हैं हुबहू मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या कर दीजिए, अभी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी के संपूर्ण पेपर को हल करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न सबसे पहले आपको एग्जाम के पेपर में यानी 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में सबसे पहले आपको मिलेंगे, वो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, और जो आगे जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय उपयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, उपयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, सामाजिक में इक प्रत्यय है, क्या है इसमें, क्या है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। वैज्ञानिक, ठीक है, जैसे सामाजिक समाज प्लस इक, वैज्ञानिक विज्ञान प्लस इक, मौलिक, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौल प्लस इक, ठीक है। लेकिन अत्यधिक में जो है यहाँ पर इस शब्द में किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये इसमें यहाँ पर अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है और प्लस अधिक जो यहाँ पर एक मूल शब्द है और इनसे बना हुआ शब्द है अत्यधिक, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान से समझना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही प्रश्न आपको 12 मार्च हिंदी के पेपर में हुबहू मिलने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आपको हुबहू 100% आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर सर्वनाम आपको पता होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के लगभग 6 प्रकार हैं, तो उनका एक एक प्रकार की यदि आपको परिभाषा अच्छे से याद है, यदि आपने समझी हुई है, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए, निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। देखिए, निज शब्द से बना हुआ सर्वनाम है। निज से आपको लेना है व्यक्तिगत रूप से, किससे, व्यक्तिगत रूप से या निजी शब्द से जोड़ना है। ठीक है, तो निजवाचक जो सर्वनाम है उसकी परिभाषा होगी कि जिन सर्वनाम का उपयोग वक्ता या जो लेखक होता है वो अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, व्यक्तिगत रूप से करता है, जिसमें ऐसे शब्द, इसकी पहचान के लिए आप, अपना, अपने, ठीक है, स्वयं, खुद, स्वतः, ऐसे शब्दों का उपयोग होगा, वो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ है, तो ये पेड़ है, ये दूसरों की बात हो रही है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। हम किसी से कम नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का व्यक्तिवाचक का बोध नहीं है, ठीक है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये भी गलत है। लेकिन मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। कली का स्वपन कैसा था, तो कली का जो स्वपन था वो सुखपूर्वक था। कैसा था, सुखपूर्वक था। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मृति पाते से क्या आशय है, काफी महत्वपूर्ण है। तो स्मृति रूपी जो संबल है वो है स्मृति पाते, ठीक है, स्मृति रूपी संबल ही क्या है, स्मृति पाते, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर काफी महत्वपूर्ण पेपर है आप सभी के लिए, इसलिए इस पेपर को आपको रट लेना है। रामचरितमानस में प्रयुक्त मुख्य जो संध है वो कौन सा है, मुख्य रूप से जो है संध कौन सा है, तो वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर रामचरितमानस में हो जाएगा चौपाई, ठीक है, चौपाई जो यहाँ पर संध है। फसल कविता में किनको संदेश देती है, फसल कविता में किनको संदेश देती है, तो यहाँ पर देती है किसानों को, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसू लहर झरना किसकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही प्रश्न आपको 12 मार्च हिंदी के पेपर में हुबहू आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। आंसू लहर और झरना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये प्रमुख रचना है, आपको ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे का स्पर्श पाकर पाषाण भी क्या बन जाता है, यहाँ पर पाषाण होता है वो क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाल गोविंद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, बाल गोविंद है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो खंजड़ी जो वाद्य यंत्र है वो बजाते थे वाद्य यंत्र। ठीक है, गिटार गलत हो जाएगा, हारमोनियम गलत है, मंजीरा गलत है। तो खंजड़ी नामक एक वाद्य यंत्र है जो कि वाद्य यंत्र का एक प्रकार है और वही वो बजाते थे। एक कहानी, ये भी आत्मकथा किसकी है, तो ये है मन्नू भंडारी की। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपको 100% आपको पेपर में मिलेंगे। और ये एक PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर में आपका आया हुआ प्रश्न है। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कौन सा है, तो इसका आंसर आपको इस क्लास देखने के बाद या अभी भी यदि आपको पता है तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है या कौन सा है, आपको इस ऑप्शन को कमेंट करके इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज का ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जो कि आप कमेंट करके बताएंगे। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी शब्द का क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखिए कौन सा होगा, विद्या प्लस आरती, विद्या प्लस आरती, विद प्लस आरती या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, यानी विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या ज्ञान से है और अर्जित करने वाला होता है अर्थी। क्या होता है, अर्थी होता है। अब हम बात करेंगे ये कौन सा संधि विच्छेद है। ठीक है, ये संधि विच्छेद है दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, कौन सी संधि, इसमें दीर्घ स्वर संधि उपयोग की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ये सब। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे जो कि ग्रामर से संबंधित होंगे। तो शब्दों में प्रयोग अनुसार रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें, प्रयोग अनुसार। तो जो विकारी शब्द होते हैं उसमें होता है। विकारी शब्दों में घोड़ा तेज दौड़ता है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो देखिए घोड़ा तो विशेषण नहीं है, घोड़ा तो क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, ठीक है, ये क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद तेज, तो ये क्या है, एक विशेषण है। क्या है, विशेषण है, दौड़ता क्रिया है। और तेज क्या है, तेज इसमें क्या है, विशेषण है। तो तेज विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो गुणवाचक विशेषण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको वो एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। अब जो तेज शब्द है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तेज क्या है, पुल्लिंग शब्द है। कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। ये भी इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हिमालय शब्द में संज्ञा का उदाहरण है। तो हिमालय देखिए जो पर्वत है, इसी प्रकार से अरावली पर्वत है। तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कैसा हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। यदि यहाँ आता कि पर्वत शब्द कौन सा है, तो वो कौन सा होता, जातिवाचक शब्द होता। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, क्रिया कर्म के आधार पर 2। एक क्रिया होती है जो कि सकर्मक क्रिया होती है और एक क्रिया होती है जो कि अकर्मक क्रिया होती है। अब इनको भी आपको समझना है। देखिए सकर्मक क्रिया में स यानी जोड़ना, सकर्मक जिसके साथ कर्म जुड़ा हो वो क्रिया सकर्मक होगी और जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं हो वो कौन सी होगी, अकर्मक होगी। तो इनको भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। काफ़ी दोनों ही जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिदिन में समास कौन सा है, तो देखिए प्रतिदिन एक शब्द है जिसमें समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास होगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर जिस शब्द में अव्ययभाव समास की परिभाषा है कि जिस शब्द में पहला जो पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा, और पहला पद अव्यय है तो उस शब्द में समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। यानी यहाँ पर दिया गया है प्रति, तो प्रति क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, तो प्रति अव्यय है तो वो कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। और दिन क्या है, दिन प्लस दिन क्या है, एक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लिंग वचन काल के अनुसार जिनका रूप बदला जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जिनको लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, समय के अनुसार क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये आप सभी के व्याकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 मार्च 2025 को वो आपको हिंदी के पेपर में ये प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी तक आपने
इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में आंसर को लिखना होगा। देखिए, आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति, साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से ये पूरी आत्मविश्वास से भर गई। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा, आशफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। ठीक है, गांधी जी के आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। ठीक है, चाहे वे गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो, महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में घर से बाहर जो है निकल पड़ी। तो यहाँ पर जो है आधुनिक काल जो नारियां है उसके संबंधित यहाँ पर जो पहले वाली जो नारियां हैं उनसे संबंधित यहाँ पर जो है यहाँ पर एक शीर्षक इसका होगा भारतीय नारी। ठीक है, भारतीय जो नारी है ये इसका उचित शीर्षक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़ आज़ादी से लड़ाई निकल पड़ी थी, तो गांधी जी के कहने पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन शामिल हुई इसका भी आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। वर्तमान नारी में समाहित गुणों को बताइए, तो वर्तमान जो नारी है सबसे पहले आपको दिया गया है, आधुनिक काल में नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति, साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। ये इनकी क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में किस वर्ग की नारियों ने साथ दिया, तो चाहे वो अमीर वर्ग की हो या चाहे गरीब वर्ग की हो, चाहे उच्च जाति की हो, चाहे निम्न जाति की हो, ये सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने घर से बाहर निकली। गुलामी जो शब्द है उसका विपरीतार्थक जो शब्द, विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आज़ादी हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है। फिर उसके बाद आएगा आपको पद्यांश। ठीक है, कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश, ये गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है। ठीक है, यहाँ पर गलत हुआ है, ये है पद्यांश। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का मिलेगा, वो आपको पद्यांश मिलेगा। यानी एक पद्यांश दिया जाएगा जिसमें आपको ध्यानपूर्वक उस पद्यांश को पढ़ना होगा और उसके बाद उत्तर पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर लिखना होगा। तो देखिए, पद्यांश है, मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई निकल, दुखी जीवन की कथा रही, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो उसी कर्म पर वर्जपात, यदि धर्म रहे न सदा साथ, इस पथ पर मेरे कार्य शकल हो भ्रष्ट, शीत के ये से सतदल, सतदल का अर्थ होता है कमल, क्या होता है, कमल होता है। कन्यगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा सर्पण। तो यहाँ पर आप देखिए उचित शीर्षक बताना है, कवि ने जीवन की क्या कथा रही है। सतदल शब्द का अर्थ है जो कि मैंने बताया है, कमल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा ही पद्यांश आपको 12 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में मिलने वाले हैं। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए इस पेपर को जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बस आपको फाइनल रट देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कवि कन्या को क्या तर्पण करता है, कवि जीवन में क्या चाहता है। संबल का विलोम शब्द होगा दुर्बल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका हो जाएगा दुर्बल। इसी प्रकार से फिर खंड बग में आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिनका आपको आंसर देना होगा, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। ठीक है, घर की गिरती अर्थव्यवस्था को पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला। फसल कविता द्वारा कवि ने मानव के श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब ये सब अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप। आपने यदि फसल कविता को पढ़ा है तो आपको उसका एक सारांश पता चल गया होगा कि इसमें ये सारांश है, तो उस सारांश को आप बिल्कुल ही एज इट इट आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप अपने भावों को अच्छे से व्यक्त करना आना चाहिए। ठीक है, अपने भावों को लिखना आना चाहिए। यदि आप अपने भावों को लिख सकते हैं अच्छे से तो 100% आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। यदि आप पेपर में सटीक आंसर लिखेंगे, स्पष्ट आंसर लिखेंगे और हिंदी में विशेष रूप से आपको लिखावट का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि लिखावट आपकी अच्छी है, अच्छे आप सटीक आंसर को लिख रहे हैं तो 100% आपके 80 में से बहुत ही अच्छे मार्क्स यहाँ पर आने वाले हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है। उद्धव का जो व्यवहार रहा
उसकी तुलना किस किससे की गई है? आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जापान में अगेय ने एक जले हुए पत्थर पर उजली छाया देखकर क्या सोचा? अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्कल पर पत्थर पड़ना यानी सब कुछ जानते हुए, अक्कल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है सब कुछ जानते हुए पता न चलना। ठीक है, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। मती मारी जाना, ऐसा कुछ यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है यहाँ पर दूसरा है एक अपठित गद्यांश है, जिसमें यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए जो कि अथवा में, यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो इसमें है आंखें भर जाना, दुखी होना। ठीक है, मुहावरे का आशय है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अथवा में दिया गया है। उसके बाद एक आपको पद्यांश दिया गया है, बहुत ही सिंपल पद्यांश है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से ही है। ठीक है, प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर, ये पठित है यानी आपके पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, जो कि कवि जो फसल वाला जो यहाँ पर कविता है उससे यहाँ पर दिया गया है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट अथवा में भी दिया गया है, कैप्टन चश्मे वाला का व्यक्तित्व हालदार साहब की सोच से कैसे भिन्न था? अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मनु भंडारी ने अपनी माँ के व्यक्तित्वहीन क्यों कहा? अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है? ठीक है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने मानव जीवन के लिए किस सत्य को प्रकट किया है? उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखना है, ये भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तुलसीदास जी का कर्तृत्व व्यक्तित्व और यशपाल का जीवन सरिश्रा। देखिए यहाँ पर ये दोनों है, इनमें से आप दोनों मैंने कहा है, या तो आप सभी कवियों के कवि परिचय या फिर सभी लेखक लेखिकाओं के कवि परिचय याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर मिल रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, और आप आसानी से कुछ थोड़ा बहुत ही आपको यहाँ पर याद करना है। तो मैं यहाँ पर ही आपको रेफर करूँगा कि आप जो है अच्छे से सभी कवि परिचय है वो याद कर लीजिए। लेखक ने अपने आप को विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? माता के आंचल पाठ के आधार पर लेखक के पिता की दिनचर्या से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उसके बाद आएगा निबंध। ठीक है, और निबंध के टॉपिक में आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया से संबंधित आपको यहाँ पर पॉइंट जरूर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार मैं सभी क्लासों में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला दूसरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये तो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत आ सकता है, और चुनाव का एक दृश्य ये भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पत्र विज्ञापन संबंधी ये भी आपको यहाँ पर आ सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन टॉपिक पर आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये था पेपर आप सभी के लिए हिंदी का 12 मार्च 2025 का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।